इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई है और सवालात जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे थे। मैं मुख्तसरन कुछ टेक अवेज़ जो आज की गुफ्तगू में है, यानी इनकी गुफ्तगू की सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने कुछ मुगालते, कुछ गलत फहमियाँ हमारी दूर की हैं। तो पहले तो मैं उन चीज़ों पर थोड़ी सी बात करूँगा कि वो क्या गलत फहमियाँ दूर हमें करनी चाहिए और वो टेक अवे हमें लेकर जाना चाहिए। और उसके बाद कुछ मैं अपनी एक दो गुजारिशात करूँगा। तो सब एक एक बात जो मैंने इनसे सीखी और जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि इन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि हर मुल्क का अपना मॉडल होता है। तो ये बहुत ही अहम बात है, यानी हमें आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई या तो सोशलिज्म आइडियल है या कैपिटलिज्म आइडियल है, तो फिर हम उस गुफ्तगू में चले जाते हैं कि अगर सोशलिज्म आइडियल है तो कौन सा सोवियत मॉडल आइडियल था, अगर वो आइडियल था तो वो फेल क्यों हो गया, क्या चीन का सोशलिस्ट मॉडल आइडियल है, अगर वो आइडियल है तो उसमें कंपटीशन कैसे हो रहा है, क्योंकि सोवियत यूनियन के सोशलिस्ट मॉडल में तो वो कंपटीशन था नहीं। इसी तरह अगर हम कैपिटलिज्म को आइडियलाइज करें तो उसमें भी यही मसला होता है कि कौन से कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, क्या अमेरिका जैसा कैपिटलिज्म चाहिए आपको, कट थ्रोट कैपिटलिज्म चाहिए। तो ये बड़ी अहम बात जहन में रखने की है कि माशरे को समझते हुए हमें हर मुल्क के अपने ख़ास जो मारूजी हालात हैं, जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक अपना मॉडल हमें डेवलप करना होता है। और दूसरी बात इन्होंने ये क्लेरिफाई की कि न सिर्फ हमें कोई एक निज़ाम आइडियलाइज करके उसको थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसी तरह हमें मुल्कों को भी आइडियलाइज नहीं करना चाहिए, जिसमें इन्होंने इंडिया का बहुत वाज़ेह तौर पे जिक्र किया। और ये बिल्कुल इसमें सदाकत है। मैं खुद भी इंडिया खासा मेरा आना जाना रहा है, यानी इंडिया में आप तो महबूब साहब आप तो खासा अर्सा आ रहे हैं, आप भी इस बात को यानी तस्दीक करेंगे कि वहाँ पर जितने लोग सड़कों पर सोते हैं, आप वो उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आप दिल्ली जैसे यानी जो कैपिटल है, कैपिटल में आप निकल जाएं, बॉम्बे में चले जाएं, आप बॉम्बे की ज़्यादातर सड़कों पे आप यकीन करें, आप इसको टेस्टिफाई करेंगे कि सोने की जगह बिकती है। यानी ये सोने की ये जो साइकिल, दिल्ली में अगर कोई साइकिल रिक्शा चला रहा है, 10 बंदे मर गए हाँ, तो साइकिल रिक्शा जो चला रहा है तो उसकी वो जगह है कि वो लाल किले के सामने या चांदनी चौक पे या जहाँ कहीं भी जाके उसको सोना है, वो जगह उसकी है, वहाँ कोई और नहीं सो सकता किसी जगह। जी आज भी ऐसे ही हालात हैं जी। कमोबेश, बल्कि चूंकि आबादी बड़ी है, अब तो 1.5 अरब की आबादी है, तो आबादी यानी गुर्बत जो है वो वहाँ अभी भी उस तरह की गुर्बत जितनी वहाँ है नहीं। देखे ना क्या वो इवन साइकिल रिक्शा जो चलाना है, मैं जब पहली मरतबा इंडिया गया, पहली मरतबा मैं 84 में गया था, मैं 20 साल का था, उसके बाद कई दफ़ा गया, तो मुझे तो एक शौक लगा। मैं तो कोई दिन तो साइकिल रिक्शा में बैठा नहीं कि यार ये इतना इनह्यूमन चीज है। यहाँ भी है खान में भावलपुर, अब नहीं भावलपुर अभी 92 के बाद नहीं भावलपुर में खत्म हो गया बहुत अर्सा पहले। भावलपुर में काफी देर तक चलते रहे, लेकिन वो भी अब खत्म हो चुके हैं। तो खैर बात यह है, जो मैं टेक अवे की बात कर रहा, तो टेक अवे ये है कि जब हम इंडिया की बात करें या किसी और मुल्क की बात करें तो उसको हमें एक मीडिया जो है वो बड़ी एक पार्शल किस्म की तस्वीर हमारे सामने, जुज़वी तस्वीर पेश करता है। हमें मुख्तलिफ ज़राए से पढ़ कर, इन जैसे लोगों से सुनकर हमें खुद अपनी तफहीम, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए जैसे अभी आजकल एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि जी इंडिया में देखें वो अंबानी और वो फलां जो है वो इसने बना दी है, पाकिस्तान में जो है वो जो नफी साहब ने सवाल उठाया, तो इन्होंने ये क्लैरिफाई किया और इस पर के भुट्टो की जो बारे में जो मलाइन किया जाता है, जो तोहमत लगाई जाती है भुट्टो को, भुट्टो की बेशुमार गलतियाँ, हम खुद भुट्टो को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन को क्रश किया, नैब पे पाबंदी लगाई, लेफ्ट के लोगों को मारा, सेकुलर लोगों को, वो सारी अपनी जगह पर, लेकिन जो उसकी अच्छी बातें थी उसको अप्रिशिएट करना बहरहाल चाहिए। और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। इसकी तस्दीक अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो अकबर जैदी की किताब है इशूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी, वो बहुत अच्छी किताब है, इशूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी। बल्कि मैं तो आपसे भी कहूँगा आप भी कोई इस तरह की टेक्स्ट बुक लिखेंगे जो लोगों के लिए काम आए। उस किताब में पूरा एक चैप्टर है, उन्होंने बहुत तफसील से इस पर गुफ्तगू की है और समझाया है कि भुट्टो का जो 5-5.5 साल का पीरियड था वो माशी तौर पे इतना तबाहकुन नहीं था जिसको बाद में कालम निगारों के ज़रिए और अब वीडियो यूट्यूब के ज़रिए वीडियो बना कर जो सर्कुलेट की जाती हैं, यानी ये ट्रेंड ये चल गया है पाकिस्तान में कि भुट्टो के 5 साल दौर को निकाल कर सारी चीज़ें उस पर थोपने की कोशिश की जाती हैं कि अगर वो ना होता, मैं कभी टीवी चैनल्स पे मेरा जाना होता है और जो वहाँ मेरे साथ बैठे होते हैं, क्योंकि पैटर्न ये होता है कोई एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होता है या रिटायर्ड कोई फौजी होता है बैठा हुआ, और वो हिर फिर के बाद यहीं पे आ गया भुट्टो ने ये ना किया होता,
मैं कहता हूँ यार बख्श दो उसको, मर के 50 साल हो गए, 45 साल हो गए, 5 साल का उसका पीरियड था, उसके बाद आपने क्या जग पाई। तो वो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो ये मेरा टेक अवे है और हम सबका टेक अवे होना चाहिए कि जो सारा पूरा थोप दिया जाता है भुट्टो के ऊपर, ये रवैया ठीक नहीं है। भुट्टो की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, मैं आपको याद दिला दूं कि वही पीरियड था कि इंदिरा गांधी ने भी तकरीबन उसी पीरियड में जब भुट्टो ने नेशनलाइज किया, इंदिरा गांधी का भी जो मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो 72 और 73 का है, और उसके बाद मजीद उसको आगे बढ़ाया उसने इमरजेंसी के दौर में, लेकिन 70s का मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो इंदिरा गांधी ने किया। तो इस तरह से सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा भुट्टो की नेशनलाइजेशन जी। तो जो अच्छा दूसरी बात जिस पे अभी सिक्योरिटी हुआ, लेकिन मैं वो करना चाहूँगा कि भुट्टो का जो तालीमी इदारों को जो कौमी मिल्कियत में लेने का जो प्रोग्राम था उसको भी बड़ा मलाइन किया जाता है। लेकिन आप देखें तो बाद में जो इमरान खान ने जो ढकोसला चलाया कि यकसा तालीमी निज़ाम, जो कि वो ढकोसला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो यकसा तालीमी निज़ाम का मतलब ये होता है कि आप तबकाती तौर पर तालीमी निज़ाम में फ़र्क ना हो। ये बड़ा अहम है किसी मुल्क के लिए कि तबकाती तौर पर फ़र्क ना हो और सबको यकसा मौक़े मिले। तो वो भुट्टो का एक अटेम्प्ट था, एक कोशिश थी, जिसको जिस तरह से जनरल ज़िया-उल हक़ ने नेशनलाइजेशन को नाकाम किया, इसी तरह जनरल ज़िया-उल हक़ ने उस तालीमी उसको भी न सिर्फ ये कि सबोटाइज किया, बल्कि जिस तरह से प्राइवेट एम्पायर्स खड़ी की जो अब हम देखते हैं, ये तो पूरी एजुकेशन के एम्पायर है, अरबपति खरबपति बन गए हैं ये सारे लोग जो मुल्क से बाहर भी जिनके तालीमी इदारे। अगर वो भुट्टो का कामयाब होने दिया जाता तो इस वक्त जो हमें तबकाती तफावत फ़र्क नज़र आता है, क्लास डिफरेंस हमें नज़र आता है कि एक मखसूस तबके के लोग तालीम हासिल कर सकते हैं और बाकी लोग जो है वो उस तालीम से महरूम हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में ये भी एक मेजर हमारा आज का टेक अवे है जो हमें याद रखना चाहिए। तो ये तो इनकी बातें थी। 2-3 बातें मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि जब हम मईशत पे बात करते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा मईशत की बात करें तो इसकी दो तीन पहलू हैं। एक तो इसका खालिसतन माशी पहलू है जिस पे अभी हमने बात की, इसके साथ कम से कम 2 और पहलुओं पर हमें नज़र रखनी चाहिए। एक उसका सियासी पहलू है और एक उसका समाजी पहलू है। यानी मईशत को इन दोनों पहलुओं से अलग करके हम बेहतर नहीं कर सकते। तो जो माशी पहलू है उस पर इन्होंने तफसील से बात की, उसमें 1-2 चीज़ें मजीद वजाहत, जैसे उसका एक सबसे अहम चीज़ फिस्कल है, और फिस्कल का मतलब ये होता है कि कितना पैसा कहाँ से आया, कितना आया और कहाँ पर कितना गया। ये सादा अल्फाज में फिस्कल मैनेजमेंट इसको कहते हैं। तो हमारे यहाँ मसला यही है कि हमारे यहाँ जो पैसा आ रहा है, वो जो टैक्स की मदों में पैसा आता है, वो आज का सैलरीड क्लास जो है वो पिसा हुआ है, सबसे ज़्यादा उसी से खींचा जाता है। यानी एड सोर्स, हम जो भी काम करते हैं एड सोर्स हमारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। जो दुकानदार तबका है पाकिस्तान में, वो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो चोरी करता है, वो देता नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट पिसा हुआ है क्योंकि इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वहाँ से नहीं लिया जाता। और फिर जो हमारे भाई लोग हैं, जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे यहाँ फौज का है, उसकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है उसको सब्सिडाइज किया जाता है, यानी वक्तन फ़वक्तन, और उस पर खुलकर बात नहीं की जाती जिस पर बात करने की ज़रूरत है। तो ये सवाल हमें उठाना चाहिए कि जब हम मईशत को बेहतर करने की बात करते हैं तो हमें ये सवाल पूछने चाहिए कि जो हमारा पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा, और जहाँ जा रहा है यानी जो सबसे बड़ा चंक हमारा कर्ज़ों में और दिफा के नाम पर जो खा लिया जाता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, जिसकी कोशिश की जाती है। ये आवाज़ उठाते हैं, हम लिखते हैं, फरतुल्लाह बाबर ने 2-3 मरतबा उठाने की कोशिश की तो अब उनसे बाकायदा कहा गया कि भाई आप इसको बार बार पार्लियामेंट में ना उठाएं। लेकिन जब तक इन बुनियादी सवालों पे बात नहीं होगी, मईशत को हम बेहतर नहीं कर सकते। तो ये तो इसका माशी पहलू। अच्छा, पॉलिटिकल पहलू जो इसका है, मैं समझता हूँ कि सियासी मैनेजमेंट में 4 वजारतें सबसे अहम हैं, जिस पे मैंने लिखा भी है। जब तक कि उनको ठीक नहीं किया जाए, एक तो यही वजारत ख़जाना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम जो है, जिसका बज़ाहिर ताल्लुक़ नहीं लगता लेकिन ताल्लुक़ है, और वो है वजारत ख़ारजा। वजारत ख़ारजा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ख़ारजा ताल्लुक़ात आपके दूसरे मुल्कों से कैसे हैं, उसका बराह रास्त असर पड़ता है आपकी वजारत दिफा पर। अगर आपके पड़ोसियों से ताल्लुक़ात बेहतर हों तो दिफा के नाम पे जो हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वो हमारा इतना बड़ा एक्सपेंस वहाँ पर नहीं हो।
तो जब तक हम अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर नहीं करेंगे, और खारजा पॉलिसी में ड्रास्टिक तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमारी अफगान पॉलिसी फेल हो चुकी है, 40 साल से फेल हो रही है, हम मानते नहीं हैं। हमारी इंडिया पॉलिसी मुसलसल फेल हो रही है, हम मानते नहीं हैं। ईरान से ताल्लुकात हमारे ख़राब हैं, मुसलसल ख़राब चले जा रहे हैं, वो हम मानते नहीं हैं। वो आजकल एक वो चल रहा था, मीम एक चल रही थी कि वो रज़िया गुंडों में फंस गई, तो पाकिस्तान को बताया था रज़िया, और ईरान गुंडा है, इंडिया गुंडा है, अफगानिस्तान गुंडा है, और बीच में रज़िया है पाकिस्तान जो कि फंस गया। तो जब तक ये हमारी अप्रोच नहीं दूर होगी कि बाकी सारे गुंडे हैं और हम गुंडों में फंस गए, और इसकी तब्दीली के लिए वजारत खारजा का सिविलियन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसको फ़ौज के तसल्लुत से आज़ाद कराना होगा। अगर वो आज़ाद नहीं होगी तो जो ड्रास्टिक फैसले बेनज़ीर लेना चाहती थी, बेनज़ीर ने 88 में, मैं आपको याद दिला दूं, मुझे डिस्टेंटली याद है, आप लोगों को भी याद होगा, जब 88 में पहली बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई थी दिसंबर 88 में, तो उसको 1 महीने बाद ही यहाँ सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें राजीव गांधी थे, वो आए थे, और उस वक्त जो है वो पूरे मीडिया में, राइटिस्ट मीडिया जो कि भाई लोग कंट्रोल करते हैं, पूरी एक मुहिम चलाई गई थी राजीव गांधी के खिलाफ, और कहा गया था कि ये सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये शार्क कॉन्फ्रेंस है, ये पाकिस्तान को खा जाएगी, और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान का सौदा करने जा रही है, बेचने जा रही है, और वो बेचारी कुछ नहीं कर सकी उसको, यानी उसने अटेम्प्ट किया। नवाज शरीफ की कोशिशें हमारे सामने हैं, वाजपेयी आए, मोदी आए, आखिरी अटेम्प्ट तो मोदी का हुआ, लेकिन जब भी ये कोशिशें की गई उसको डेलिबरेटली सबोटैश किया गया। तो इसका मेरे ख्याल में बराह रास्त हमारी मईशत से ताल्लुक बनता है। जब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे, इन चीज़ों को ठीक किए बगैर हमारी मईशत ठीक नहीं होती। तो एक वजारत खारजा, दूसरा है वजारत दाखिला। वजारत दाखिला भी हमारे भाई लोगों की कंट्रोल में रहती है। क्यों कंट्रोल में रहती है? आप देख लें, जो भी आते हैं, चाहे वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर अभी जो था एजाज शाह, जो कि बराह रास्त शामिल था, जिसने जब बेनज़ीर की शहादत हुई है, उस बेनज़ीर को मारा गया, तो वो उस वक्त वज़ीर दाखिला था, और उसने जो है वो विद इन आवर्स वो पूरा जाए बखुआ धुलवा दिया था, और वो भेज के टैंकर सारे शवाहिद मिटा दिए, क्या कर दिए। तो ये अच्छा, इस वक्त जो वज़ीर दाखिला बनाया गया, ये कहाँ से आ गया भाई? मोहसिन बेग, मोहसिन नकवी, खास उनका आदमी लाके बिठा दिया ऊपर से सर पे। और एक के बाद एक आप पूरे वज़ीर दाखिला की एक पूरी लिस्ट आप देख लें। सबसे तवील अरसे महमूद हारून रहा जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वज़ीर दाखिला, वो खास भाई लोगों का आदमी, जो लाइन वहाँ से आती थी वो चलाना। तो वजारत दाखिला पे सिविलियन कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि आप जो मुल्की सतह पर अंदरूनी आप हमआंगी की बात करते हैं, यानी आप बलूचिस्तान का मसला हल करना है, तो वो वजारत दाखिला के कंट्रोल में होना चाहिए। वहाँ फ़ौज का असर कम करके सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। उस पर पीपुल्स पार्टी ने कोशिश की, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान प्रोग्राम बनाया, उसको सबोटाज किया गया। फिर नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कोशिश की कि भाई मिलजुल के, मालिक को नहीं बनना था, मालिक की अक्सरियत नहीं थी, लेकिन मालिक को वज़ीर आला बनाया बलूचिस्तान का, यानी कोशिश डेलिबरेटली कोशिश की गई। लेकिन ये सारी जो कोशिशें होती हैं, इन सबको सबोटाज किया जाता है। तो ये जब तक कि इस तरह से सबोटाज करने की कोशिशें बंद नहीं होंगी कि खारजा पॉलिसी को सबोटाज करो, दाखिला पॉलिसी को सबोटाज करो, जो सिविलियन कोशिशें होती हैं, अच्छा जो जमहूरी निज़ाम है उसको सबोटाज करो, जहाँ लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं हाथ हमें भाई लोगों का नज़र आता है जो उसको सबोटाज करने की कोशिश करते हैं। तो अब वक्त आया है कि इन चीज़ों पर खुलकर बात की जाए। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ, जैसे रसर बंगाली साहब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हफीज़ पाशा साहब से 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई, बात हुई, वो बहुत खुल के अब ओपन इस पर बोलने लगे हैं। इस पर मज़ीद लिखने की ज़रूरत है, और इस सब के लिए ज़रूरी है कि हमारा मीडिया आज़ाद हो, मीडिया में लिखा जाए। हम कोई भी चीज़ लिखते हैं वो सेंसर हो जाती है, सेल्फ सेंसरशिप करना पड़ता है, लेकिन अब वो दौर नहीं है कि आप सोशल मीडिया के दौर में इस तरह से चीज़ों को दबा सकें। तो मेरी आखिर में गुजारिश यही है कि हमें ये जो टेक अवेज आज हमें मिले हैं इनके तबस्सुस से, ये हमें याद रखने चाहिए, इन पर हमें मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है। एक ब्रॉडर हमें पिक्चर माशरती तफ़हीम की समाज को समझने के लिए बनानी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया। थैंक यू वेरी मच।